हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 005 जिसका नाम रिसर्च मेथड्स है, इसका हम ब्लॉक 1 ऑलरेडी हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। ब्लॉक 1 का यूनिट 4 का आज हम पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, क्योंकि हमने जो पहले वाली वीडियो में क्या किया था पार्ट 3 में, इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किया था, जिसमें जो हम सैम्पलिंग लेते हैं, जो सैम्पल टेक्निक लेते हैं, उसमें जो ईच एंड एवरी यूनिट को जो है रिप्रेजेंट होने का चांस नहीं दिया जाता। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में का सिंपल मीनिंग में क्या होता है कि इसके अंदर ईच एंड एवरी यूनिट को इज गिवन चांस टू बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सैम्पल। तो इसमें क्या होता है कि हर यूनिट को मौका मिलता है। जो हमारा जो सैम्पल होता है, एक तो ये इम्पार्शियल होता है, इसमें सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें बायस का कम होती है, बायस जो सब्जेक्टिव जो एक्सपेरिमेंटर है या इन्वेस्टिगेटर है, उसका अपना जो है जजमेंट नहीं रहती। तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स आर दोज दैट क्लियरली स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ इंक्लूजन ऑफ ईच एलिमेंट और इंडिविजुअल इन द सैम्पल। सैम्पल में जो हम सेलेक्ट करते हैं, जो हम सैम्पल में हम जिसको भी यूनिट को हम ईच एंड एवरी यूनिट, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे जिसको भी हम स्टडी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सैम्पल को ले रहे हैं, उसमें ईच एंड एवरी यूनिट को जो है इंक्लूड किया जाता है। एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज फ्री ऑफ बायस, इसमें बायस नहीं रहती। दे हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर्स एंड इवेलुएट सैम्पल रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जो इसमें मेथड्स आते हैं, इसमें हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सबसे ज़्यादा यही टेक्निक यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, हर यूनिट को जो है चांस दिया जाता है सेलेक्ट होने का। ए सिंपल रैंडम सैम्पल इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पल। ए सिंपल रैंडम सैम्पल में क्या होता है, इट रिक्वायर्स ए कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स हम लेते हैं उसको सबको जो है उनकी लिस्टिंग की जाती है। एंड देन इक्वल चांस फॉर ईच एलिमेंट्स टू बी सेलेक्टेड। जो जितने हमने एलिमेंट्स लिए हैं उनमें उनको सबको इक्वल चांस दिया जाता है टू बीइंग सेलेक्ट में। हम सबको हम चांस देते हैं, मौका देते हैं। एंड दिस सिलेक्शन प्रोसेस वेयर बाय द सिलेक्शन ऑफ वन एलिमेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द चांस ऑफ द सेलेक्टिंग अनदर एलिमेंट। जो हमने हर एक को चांस मिलता है, और जो एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका दूसरे के सिलेक्शन पे इम्पैक्ट नहीं आता। For example, if we are to select a sample of 10 students from the 7th grade consisting of 40 students, हमने 40 स्टूडेंट्स में से हमने 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है जो कि 7th क्लास में है। वी कैन राइट द नेम्स ऑन रोल नंबर। हम उसका या तो उनका नाम लिख सकते हैं या हम उनका रोल नंबर लिख सकते हैं, जिनका जो कि 40 स्टूडेंट्स है उनका। अब क्या होता है, किसके ऊपर, ए स्लिप ऑफ पेपर के ऊपर हमने उनके नाम लिख लिया या उनके हमने रोल नंबर लिख लिया 40 स्टूडेंट्स के, क्योंकि हमने सेलेक्ट कितने करने, 10। जो हमारा स्टडी पर्पस है उसमें हमारे को ओनली 10 स्टूडेंट्स की ही रिक्वायरमेंट है। तो ऑल इक्वल इन साइज एंड कलर, सब इक्वल नहीं है क्योंकि एक ही क्लास में है। तो एंड फोल्ड दैम इन सिमिलर वे। अब उसमें क्या होता है, जब हमने पर्चियाँ बनाई, जो स्लिप्स बनाई हैं, वो इक्वल साइज़ की, इक्वल कलर की, ताकि कोई भी उसमें डिफ्रेंशिएट ना कर सके और जो इन्वेस्टिगेटर या एक्सपेरिमेंटर जो रिसर्चर है उसकी बायस से फ्री हो, जो कि वो सब्जेक्टिव उसमें ना रहे, पूरी तरह से वो ऑब्जेक्टिविटी पे हम फोकस करें ताकि हमारी बायस जो है कम से कम हो। तो क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली दे मे बी प्लेस्ड इन ए बॉक्स। उसमें एक बॉक्स में हमने वो सब जो है स्लिप जो है 40 स्टूडेंट्स की डाल दी, उसके बाद उनको रीशफल कर दिया, ताकि जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट जो हमने 40 स्टूडेंट की हमने स्लिप डाल दी, और उसके बाद जो है एक ब्लाइंड फोल्ड जो पर्सन होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है आँख के ऊपर पट्टी बांध देते हैं, ठीक है। एंड देन दे मे बी आस्क्ड टू पिक अप वन स्लिप। एक स्लिप उन्होंने ले ली। हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्लिप बीइंग सेलेक्टेड इज 140। यानी हर एक को 40 स्लिप है ना, तो हर एक को चांस है कि वो किसी को भी कोई सी पर्ची, किसी को भी हम चुन सकते हैं, जिसको जो पर्ची मिलेगी उसके बेस पे हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज इट आफ्टर सेलेक्टिंग द स्लिप, अब जिसको हमें स्लिप उनको मिल गई, एंड नोटिंग द नेम रिटर्न ऑन द स्लिप, ही अगेन रिटर्न्स इट। अगर वो फिर से बॉक्स में डाल लेता है, इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड स्लिप बीइंग सेलेक्टेड इज 1/40, क्योंकि उसने वापस डाल दी। लेकिन बट इफ इट डज नॉट रिटर्न द फर्स्ट स्लिप टू द बॉक्स, अगर जो जिसके पास एक पर्ची आ गई उसने वापस बॉक्स में नहीं डाली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड स्लिप बिकम 1/39, क्योंकि उसने वापस नहीं डाली। तो इस तरह से जो नेक्स्ट का होगा वो क्या हो जाएगी, 2/38। इस तरह से क्या होगा, आगे आगे बढ़ती जाएगी वो। When an element
of the population is returned to the population after being selected, it is called the sampling with replacement. जब उसको वापस करते हैं तो क्या होता है replacement, and when it is not returned it is called sampling without replacement. अब इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं? ईच पर्सन हैज़ इक्वल चांस, हर एक को चांस मिलता है सेलेक्ट होने का सैंपल का. देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सर्व्स एज ए फाउंडेशन अगेंस्ट अदर मेथड्स आर समटाइम्स इवन. हर एक को चांस मिलता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि फाउंडेशन हमारा जो है सैम्पलिंग मेथड का सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है हर रिसर्च के अंदर. एंड इट इज़ मोर सुटेबल वेयर पॉपुलेशन रिलेटिवली स्मॉल एंड वेयर सैम्पलिंग फ्रेम इज़ कम्प्लीटली अप टू डेट. इसकी सबसे बड़ी बात है कि जो सैम्पलिंग हम लेते हैं जिस पॉपुलेशन में से लेते हैं वो उसका अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है. और जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, जैसे हमने अभी लॉटरी सिस्टम की जो एग्जांपल किया, जितना सैंपल साइज कम होगा उतना ज़्यादा ईजी रहता है. एज अ सैम्पल साइज इंक्रीज, अगर बढ़ता भी सैम्पल साइज तो क्या होता है वो जो है सारे यूनिवर्स का वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. दिस मैथड इज एटलीस्ट कॉस्ट कम से जो है इसमें कॉस्ट कम लगती है और ईजिली एक्सेसिबल ऑफ एक्यूरेसी. सबके लिए जो रिजल्ट होते हैं बहुत इसमें एक्यूरेट होते हैं. उसके बाद डिस्पाइट दिस एडवांटेजेस, फिर भी इसकी हर एक चीज़ की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं. जैसे हमने पढ़ा कि स्मॉल सैंपल के, लेकिन ये बड़े सैंपल में भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें जहाँ पे लॉटरी सिस्टम आता है उसमें तो हम बड़े सैंपल में भी यूज़ कर सकते हैं ना इसको. नंबर 1 पे क्या है डिसएडवांटेजेस? कंप्लीट एंड अप टू डेट कैटेगोलॉग. इसमें क्या होता है कि कंप्लीट एंड अप टू डेट कैटेलॉग जो है वो ज़रूरी होता है ताकि जो है तभी हम जो है उस जो है हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से हम सैंपल को ले सकें और जो सैंपल हमारा जो होगा वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल यूनिवर्स, होल पॉपुलेशन का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बन सके. देन लार्ज सैंपल साइज इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द रिलायबिलिटी. अगर हमारे को रिलायबिलिटी देखनी है, हमें बार बार उसके ऊपर स्टडी फिर करनी है, तो हमें क्या होता है उसके लिए हमारे को बड़ा सैंपल साइज चाहिए होता है. एंड व्हेन द ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन इज सो वाइडर देयरफॉर स्टडी ऑफ सैंपल आइटम हैज़ लार्जर. को अगर ज्योग्राफिकल में क्या होता है कि हमारे को किसी ऐसी जगह की स्टडी करनी है, नॉर्थ की, साउथ की, या ज्योग्राफिकल उसके ऊपर करने के हमें ठंडे जो है स्टेट्स को गर्म स्टेट के साथ मान लीजिए हमें कंपेयर करना है, तो उस केस में क्या होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और ग्रेटर टाइम भी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा. एंड अनस्किल्ड एंड अनट्रेंड इन्वेस्टिगेटर में कॉज रॉन्ग रिजल्ट. यानी इसके अंदर जहाँ पे अगर अनट्रेंड इन्वेस्टिगेटर होगा, उसको इतनी स्किल्स नहीं होंगी, तो क्या होगा, हमारे जो रिजल्ट्स हो जाएंगे वो गलत हो जाएंगे. देन सेकंड कौन सा इसमें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, स्टेटा बना देता है. सेम तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं, सेम एट्रीब्यूट्स के जो लोग होते हैं, उनका स्टेटा बना के फिर उनको उनमें से वो सैंपल रैंडमली उनको सेलेक्ट कर लेता है. इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर स्टेटा, जैसे विच में बी बेस्ड अपॉन ए सिंगल क्राइटेरिया सच एज सेक्स है, उसमें मेल फीमेल आ गए. ठीक है, यील्डिंग 2 स्टेटा. अगर हम सेक्स की बात करते हैं तो मेल और फीमेल आ जाएंगे. ठीक है, और अपॉन ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर क्राइटेरिया. आगे फर्दर उसने क्या किया, सेक्स को उसने मेल फीमेल कर दिया, उसके उसने उसको ग्रेजुएशन में भी कर दिया. यील्डिंग 4 स्टेटा, नेमली मेल अंडर ग्रेजुएट्स, मेल ग्रेजुएट्स एंड फीमेल अंडर ग्रेजुएट्स एंड फीमेल ग्रेजुएट. यानी क्या करता है वो, कि उसने सेक्स को भी ले लिया और एजुकेशन को भी ले लिया. उसमें क्या किया, सेक्स में आगे 2 मेल फीमेल, आगे उसने एजुकेशन में भी उसने आगे और डिवाइड कर दिया, ग्रेजुएशन को अलग कर दिया और अंडर ग्रेजुएट्स को अलग कर दिया. तो इस तरह से क्या होता है, फिर जो स्टेटा बना देता है, जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक के लोग होते हैं, सेम एट्रीब्यूट्स के लोग होते हैं, उसके बाद उनमें से वो क्या करता है, उनको रैंडमली सेलेक्ट कर लेता है. These divided population are called subpopulations, which are non-overlapping and together constitute the whole population. यानी पूरी population का फिर ये भी represent करते हैं. तो इसमें क्या होता है, having divided the population into 2 or more strata, which are considered to be homogeneous, क्योंकि वो एक जैसा ही ग्रुप होगा. A simple random sample for the desired number is taken from each population stratum. जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो है स्टेटा में डिवाइड करने के बाद फिर हम सिंपल रैंडम सैंपल जो हमने ऊपर अभी किया है फर्स्ट पार्ट, उसमें उसी की तरह हम उसको फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसका जो हमारा सैंपल साइज होता है, जितना हमारे को सैंपल चाहिए होता है उसके हिसाब से. तो इसमें क्या होता है, 10 इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सबसे पहले हम उसको स्ट्रेटिफिकेशन होता है, या हमको अगर और इसको सिंपल वर्ड्स में क्या कहें कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज ए मेथड ऑफ सैम्पलिंग विच इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर सब ग्रुप्स.
जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटा। और जो स्ट्रेटा होता है इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एट्रीब्यूट्स और सेम करेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम जैसे इन्होंने एग्जांपल दी, सेक्स का भी दिया कि उन्होंने एजुकेशन का भी फर्दर जो है ग्रेजुएट्स में भी कर दिया, अंडर ग्रेजुएट्स में भी। इस वजह से जो हमारे पास जो स्टेटा बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, उनमें फिर हम जो है जो हमारे को जितना सैंपल चाहिए होता है उसके हिसाब से हम रैंडम सैंपल करके अपने जो है सैंपल साइज को के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर वो जो सैंपल हम लेंगे that will be the representative of the whole universe or whole population. Then there can be many reasons for stratification. क्या रीज़न होते हैं? Stratification needs to increase the precision in estimating the attributes of, क्योंकि सेम एट्रीब्यूट्स हैं तो ये क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि सेम एट्रीब्यूट्स के हम लोगों को लेते हैं तो उनमें स्ट्रेटिफिकेशन ज़्यादा ईजी होता है। और स्ट्रेटिफिकेशन gives some convenience in sampling when the population is divided into several units. ए पर्सन और ग्रुप ऑफ द पर्सन में भी, अगर उसमें क्या होता है, इन चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखते हैं कि में क्या होता है, अगर मान लो हमारा ग्रुप बड़ा है तो उसमें क्या होता है, हम किसी को डेप्यूट कर सकते हैं जो कि हर जो सैम्पलिंग सर्वे के टाइम पे कि हर यूनिट को वो सुपरवाइज करे। एडवांटेजेस क्या होते हैं? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटम and random selection of each stratum makes it hard to exclude in strata of the universe and increases the sample representation to the population or universe. यानी इसमें ये ज़्यादा वो रहता है क्योंकि हमने उसको जो है क्लस्टर में जो है उसमें सब ग्रुप्स में बांट दिया, तो उस कारण से क्या होता है कि जो उसका स्टेटा बनाने से क्या होता है, वो जो एक स्टेटा जो होता है वो पूरी उसको रिप्रेजेंट करता है पूरी पॉपुलेशन को, एंड इट इज़ मोर प्रिसाइज एंड अवॉइड्स द बायस। ज़्यादा प्रिसाइज होता है और इसमें बायस होने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि हमने इसको सेम एट्रीब्यूट्स वालों को एक कैटेगरी में डाल दिया। एंड इट सेव टाइम एंड कॉस्ट ऑफ डाटा, सेव भी टाइम भी कम लगता है और डाटा कलेक्शन जो है उसकी कॉस्ट भी कम आती है, सिंस द सैम्पल साइज कैन बी लेस इन दैट मेथड। अब इसमें क्या होता है, इसके जैसे हर एक की जो है डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसके क्या है, इम्प्रॉपर स्ट्रेटिफिकेशन। अगर ठीक से आपने स्ट्रेटिफिकेशन नहीं किया, जैसे हमने अभी बताया कि मेल का हमें सेक्स का करते हैं, मेल और फीमेल, अगर हमने उसके जैसे आगे फर्दर हमने उसकी क्वालिफिकेशन को भी देखना है, एजुकेशन को भी देखना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स में हमने कर दिया, तो गलती से जो है हम जो अगर हमने ठीक से जो है क्लासिफिकेशन नहीं किया, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं किया, तो कई बार क्या होता है, जैसे हमने बताया कि ग्रेजुएट्स को हम अंडर ग्रेजुएट्स में हम लेने के चांसेस हो जाते हैं, या कोई हम गलती से हम अंडर ग्रेजुएट्स को हम ग्रेजुएट्स के सर्टिफिकेशन में कर देते हैं, तो उस केस में जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं। देन क्या, ग्रेटर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन में रिजल्ट इन हैवी कॉस्ट। जैसे अभी पे हमने पहले किया कि अगर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन में फोकस करते हैं तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। एंड ट्रेन इन्वेस्टिगेशन जो है इस चीज़ के लिए जो स्ट्रेटिफिकेशन के लिए हमारे को स्टडी, इस टाइप की स्टडीज़ को करने के लिए ये क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो ट्रेन चाहिए होते हैं, जो कि जिनको आता हो कि स्ट्रेटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसको हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसमें ये बहुत ही सिंपल है, ए टाइप ऑफ रैंडम सैंपल डेट यूजेज मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, जैसे एंड इज ऑफन यूज टू कवर वाइड जोग्राफिक एरिया। ज़्यादातर ये जहाँ पे वाइड जोग्राफिक एरियाज होते हैं, जिसमें हमारे अर्लियर वाला जो मॉडल है वो कामयाब नहीं होता, जो स्ट्रेटिफाइड है वो इस केस में ज़्यादा होता है, क्योंकि उस वाले में कॉस्ट ज़्यादा आती है हमारी और हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। इस केस के अंदर क्या होता है, हम स्टेजेस बना लेते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ द इन्वेस्टिगेटर वांटेड टू सर्वे सम एस्पेक्ट ऑफ थर्ड ग्रेड एलिमेंट्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। सिंपल एक इन्वेस्टिगेटर जो है वो क्या चाहता है कि जो थर्ड क्लास में वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई स्टडी करना चाहता है, कोई उसके एक स्टडी पर्पस है। फर्स्ट सबसे पहले वो क्या करेगा, ए रैंडम सैंपल ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द कंट्री वुड बी सेलेक्टेड। सबसे पहले कंट्री जिस कंट्री में रहता है या जिस कंट्री में उसको करना है उसको सेलेक्ट करेगा। फिर उस कंट्री में जितने स्टेट्स हैं उन नंबर ऑफ स्टेट कौन से स्टेट्स लेगा वो, अब सबको तो ले नहीं सकता, तो उसमें सैंपल साइज उसका क्या होगा कि कितने स्टेट्स को लेगा। फिर नेक्स्ट विद इन ईस्ट, अब जिस स्टेट को उसने सेलेक्ट कर लिया तो ये रैंडम सेलेक्शन ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अब उससे रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट होंगे उनको सेलेक्ट करेगा। देन विद इन डिस्ट्रिक्ट ए रैंडम सेलेक्शन ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्री। अब जो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो कर रहा है उसमें फिर देखेगा कि रैंडम सैंपल का सिलेक्शन करके जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनको देखेगा कि कितने एलिमेंट्री, क्योंकि स्कूल्स में बहुत सारे होंगे तो उसको कितने नंबर चाहिए,
उस पर करेगा, उनको सेलेक्ट करेगा। फिर फाइनली विद इन ईच एलिमेंट्री, उसके बाद जब एलिमेंट्री स्कूल को सेलेक्ट कर लिया, फिर हर कितने स्कूल्स हैं उनमें से हर एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए ए सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुड बी रैंडमली सेलेक्टेड। जितने उसको नंबर ऑफ चिल्ड्रन चाहिए एक स्कूल में, उसको कितने बच्चे चाहिए उस उनका फिर वो रैंडमली जो होगा सेलेक्ट कर लेगा। बिकॉज ईच लेवल इज रैंडमली सैम्पल, क्योंकि हर एक लेवल पे उसने रैंडमली सिलेक्शन को यूज़ किया है। द फाइनल सैम्पल बिकम रैंडम, जो फाइनल सैम्पल आएगा वो भी रैंडमली ही सेलेक्ट होगा। हाउएवर सिलेक्शन सैम्पल इज डन एट डिफरेंट स्टेजेस, दिस इज कॉल्ड मल्टीज, क्योंकि अलग उन्होंने स्टेज बनाते, पहले कंट्री, कंट्री के बाद स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, जिसके बाद एलिमेंट्री स्कूल्स कर दिया। अब एलिमेंट्री स्कूल में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्टेज बनाने के कारण हम इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कहते हैं। एंड दिस सैम्पलिंग मेथड इज मोर फ्लेक्सिबल दैन द अदर मेथड। सब डिविजन एट दिस सेकेंड स्टेज यूनिट नीड्स टू बी कैरिड आउट ओनली दोज यूनिट सेलेक्टेड इन द फर्स्ट, क्योंकि अब क्या है, जैसे मैंने बताया किस डिस्ट्रिक्ट पे करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट में करना, उसमें आगे कौन सा जो है पहले हमने किया कंट्री, फिर हमने स्टेट, स्टेट के बाद हमने क्या किया डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने कहा कि जब एक स्टेप क्लियर होता है तभी जो है पहला वाला जो है वो तो सेकंड वाले से रिलेटेड होता है, क्योंकि सेकंड स्टेज नीड्स टू बी कैरिड आउट ओनली दोज यूनिट सेलेक्टेड इन द फर्स्ट स्टेज। ठीक है ना, हमें जैसे जिस स्टेट में करना है उस स्टेट के अंदर के स्कूल है, यानी हर चीज़ में इंटरलिंक्ड होती है। तो इसलिए जो है इन्होंने कहा है कि ये मेथड जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एंड डिस्पाइट दिस मेरिट्स सैम्पलिंग, ये जो सैम्पलिंग मेथड इज लेस एक्यूरेट, क्यों, देन ए सैम्पल कंटेन द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स इन सिंगल स्टेज सैम्पल, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेजेस होते हैं तो उसमें टाइम वगैरह सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है ना, रादर देन जो एक सिंगल स्टेज में जो हम सैम्पल लेते हैं ज़्यादा ईजी भी होता है। तो अब क्या है, ये था हमारा जो है दो तरह से जो हम लोगों ने किया था, एक तो नॉन रैंडम में, एक हमने जो है रैंडम पे किया, जिसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। अब जो है ये इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है, हम क्यों लेते हैं सैम्पलिंग। In research, sampling method has obtained greater importance. Sampling studies are becoming more and more popular in all type of studies. The vastness of the population, the difficulties of contacting people, high refusal rate, difficulties of asserting the universe make sampling the best alternative in case of social studies. अब क्या है कि the census method is rarely if ever tried in methods of social. इन्होंने सिंपल कहा कि हम इसकी क्या जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो हम डिफिकल्टीज ऑफ कॉन्टेक्टेड पीपल हम हर एक से तो नहीं मिल सकते ना, तो इसलिए के लोग मना भी कर देते हैं। और किसके ऊपर हमने काम करना है, तो उसमें क्या होता है, मेनली हम क्या करते हैं सैम्पलिंग में, इसलिए होता है कि हमें जिस पॉपुलेशन के ऊपर करना होता है, बजाय हम सबसे कॉन्टैक्ट करने के बजाय जिस पे हमने करना होता है छोटा सैंपल लेकर, और उसको फिर जो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं हमारी स्टडी के दौरान करने के बाद, उसके बाद हम क्या करते हैं उन रिजल्ट्स को उस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर देते हैं। तो ये हमारा जो सैम्पलिंग है इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन सैम्पलिंग टेक्निक हैव मेड दिस मेथड मोर रिलायबल एंड वैलिड एंड द रिजल्ट्स ऑफ सैम्पलिंग हैव अटेन्ड ए सफिशिएंटली हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जब हम सैम्पलिंग लेके काम करते हैं, क्योंकि हर स्टडी के अंदर कोई भी रिसर्च स्टडी हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी हम इन्वेस्टिगेटर कुछ भी काम करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको सैंपल साइज़ ही सेलेक्ट करना पड़ता है कि अपना पहले वो अपना जो प्रोजेक्ट जो का जिस पे वो काम करना चाहता है उसका स्टडी एरिया के उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, फिर हाइपोथेसिस बनाता है, वेरिएबल्स को देखता है, उसके बाद वो क्या करता है सैंपल अपना जो है मैथोडोलॉजी करता है कि उसने जो है क्या है उसको सैंपल साइज चाहिए जो कि उसकी स्टडी को फुलफिल करे। तो इन्होंने क्या कहा है कि द थ्री मेन एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग आर डेट, उसमें कॉस्ट इज लोएस्ट, डाटा कलेक्शन इज फास्टर, एंड सिंस द डाटा इज रियल सेट इज स्मॉलर, इट इज़ पॉसिबल टू इंश्योर होमोजिनिटी एंड टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा। तो ये जो है चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आज इस वीडियो में हमारा ये ब्लॉक 1 भी कंप्लीट हो गया। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको ये ब्लॉक 1 के जो चारों यूनिट्स हैं इनके सिंगल जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे जो आप यूनिट देखना चाहते हैं उस यूनिट के एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट एक सिंगल जो ब्लॉक जो है एक ब्लॉग की सारे यूनिट्स की एक जो है वीडियो बनाऊंगी। और उसके बाद जब सारा हमारे रिसर्च मेथड जो कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा ब्लॉग, तो चारों ब्लॉग की मैं एक सिंगल चार्ट
चार जैसे मैंने आप देखेंगे तो MPC 002 में भी मैंने यही किया है कि चारों ब्लॉग के सिंगल एक एक लिंक शेयर की है, जिसमें जैसे ही आप उस सिंगल लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरे एक ब्लॉग की कंप्लीट चारों यूनिट्स की वीडियोस खुल जाएंगी। तो आपको सिंगल 4 लिंक में 16 यूनिट आपकी जो कवर होती हैं वो खुल जाएंगी। तो अभी हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग 2 स्टार्ट करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।